जय हिंद साथियों। आज का टॉपिक हमारा पर्यावरण की कुछ क्वेश्चन आंसर, और इस टॉपिक के पहले भी हमने 46 क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं। ये उसका दूसरा भाग है, तो उसको भी एक बार प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। 47 लौटिक पारिस्थितिक तंत्र का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण नहीं है? ऑप्शन है पौंड, एस्चुरी, धारा या लैगून। तो जो लौटिक पारिस्थितिक तंत्र है इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी पौंड उदाहरण नहीं है। अगला है जीवित प्राणियों में क्रमिक विकास की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रमिक विकास का सही अनुक्रम नहीं है? ऑप्शन है हमारे उद्बिलाव, कच्छप, सार्क। बी है सार्क, कच्छप या उद्बिलाव। सी है कच्छप, सार्क, उद्बिलाव। डी है सार्क, उद्बिलाव या कच्छप। तो जो जीवित प्राणियों में क्रमिक विकास की दृष्टि से इसमें कौन सा क्रम सही नहीं है? तो जो हमारा बी नंबर ऑप्शन है सार्क, कच्छप, उद्बिलाव, ये हमारा सही नहीं है। अगला है परितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीव अपघटक जीव कहलाते हैं? ऑप्शन है विषाणु, कवक, जीवाणु। अब नीचे दिए कूट पर सही उत्तर चुनना है। केवल एक सही है, केवल 2 और 3 सही हैं, केवल 1 और 3 सही है, केवल 1, 2, 3 यानी तीनों ही सही हैं। तो इसमें बताना है आपको कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो 49 का ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, यानी कि केवल 2 और 3 सही हैं। अगला है एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र निरूपित किया जाता है। ऑप्शन मत्स्य पालन टंकी द्वारा, कृषि भूमि द्वारा, या फिर सी है चिड़ियाघर द्वारा, या डी जल जीवशाला द्वारा। तो जो एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है वह हमारा कृषि भूमि द्वारा तैयार किया जाता है। अगला है एक भौगोलिक क्षेत्र में सभी पारिस्थितिक तंत्रों को एक साथ लेकर एक अधिक बड़ी यूनिट बनाते हैं, इसको क्या कहते हैं? भूभाग, जीवोम, समुदाय या जैवमंडल। तो इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी है जो सही हो जाएगा, जैवमंडल। अगला है विश्व का वह भाग जो मानव अधिवास के लिए बिल्कुल अनुपयुक्त कहलाता है, तो क्या कहलाता है? ऑप्शन है पारिस्थितिक तंत्र, बी है एक्यूमेन, सी है एमडीसी या डी नन एक्यूमेन। तो जो विश्व का वह भाग जिसमें मानव अधिवास के लिए अनुपयुक्त है तो वह उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं नन एक्यूमेन, ऑप्शन नंबर डी। अगला है घास भूमि किस पारिस्थितिक तंत्र में शामिल किया जाता है? समुद्री, स्वच्छ जल, स्थलीय, कृत्रिम। तो घास भूमि हम किस पारिस्थितिक तंत्र में शामिल करेंगे? इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी स्थलीय। अगला है निम्नलिखित में से किस सिम्बायोटिक सहयोग से लाइकेन की उत्पत्ति होती है? ऑप्शन है एल्गी एवं फंगस, एल्गी एवं ब्रायोफाइट, सी है फंगस एवं बैक्टीरिया, डी है बैक्टीरिया एवं जिम्नोस्पर्म। तो बताना है सिम्बायोटिक सहयोग से लाइकेन की उत्पत्ति होती है, यानी किस सिम्बायोटिक के सहयोग से इसकी उत्पत्ति होती है? तो इसका 54 का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, एल्गी एवं फंगस। अगला है निम्नलिखित पारिस्थितिक तंत्र में से किस पारिस्थितिक तंत्र का एकल प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक होती है? ऑप्शन है मैंग्रोव, और दूसरा है वर्षावन, तीसरा है घास भूमि, चौथा है प्रवाल भित्ति। तो पारिस्थितिक तंत्र के किस पारिस्थितिक तंत्र का एकल प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक होती है? तो इसमें बताना है ऑप्शन नंबर 55। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वर्षावन, ये सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किसी अपशिष्टों के अपघटन करने के कारण उसे प्राकृतिक संरक्षण कहा जाता है? ऑप्शन है कीटनाशी, सूक्ष्म समुदाय या मानव, और डी है जानवर। तो किसको कहा जाता है? तो जो इसका ऑप्शन नंबर बी है सूक्ष्म समुदाय, ये हमारा सही हो जाने, इनको प्राकृतिक संरक्षण कहा जाता है। अगला है प्रकाश पोषक तत्वों एवं स्थानों की प्राप्ति हेतु निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक आपसी प्रतिस्पर्धा पाई जाती है? ऑप्शन है हमारी विभिन्न की
क्षेत्रों में रहने वाले भी समुदाय जो एक दूसरे से काफ़ी नज़दीक रहते हैं। बी है एक ही स्थान पर निके में रहने वाले समुदाय जो एक दूसरे से काफ़ी नज़दीक रहते हैं। सी है एक ही आवास क्षेत्र में दूर दूर रहने वाले जैविक समुदायों में। या डी है विभिन्न निके क्षेत्रों में रहने वाले भिन्न भिन्न जैविक समुदायों में। इसमें बताना कि पोषक तत्वों एवं स्थानों की प्राप्ति हेतु किसमें सर्वाधिक आपसी स्पर्धा पाई जाती है। तो जो हमारे एक ही स्थान पर निके में रहने वाले भी समुदाय जो एक दूसरे से काफ़ी नज़दीक रहते हैं, इनमें सर्वाधिक आपसी प्रतिस्पर्धा पाई जाती है। अगला है पौधों को सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है। तो पौधों को सर्वाधिक क्षति कौन? आंधी पत्तियों की क्षति से, और बी है सभी पत्तियों की क्षति से, या सी है आधी शाखाओं की क्षति से, या डी है तनों की क्षति से। तो जो पौधों को सर्वाधिक हानि पहुंचाती है या क्षति पहुंचाती है, वो इसका कारण क्या है? तो इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन है सभी पत्तियों की क्षति से। अगला है समुद्री परितंत्र के किस वर्ग में जैव निम्नीकरण का कार्य सर्वाधिक होता है? ऑप्शन है जूप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन, मछली या समुद्री पक्षी। तो इसमें बताना है कि समुद्री परितंत्र के किस वर्ग में जैव निम्नीकरण का कार्य सर्वाधिक होता है। तो जो ये सर्वाधिक कार्य होता है वह होता है फाइटोप्लैंक्टन में, ऑप्शन नंबर बी। अगला है किसी समुद्री परितंत्र की उत्पादकता में वृद्धि उसके जल के निचले स्तर से ऊपरी स्तर में आने के कारण होती है। जल स्तर के नीचे से ऊपर आने की क्रिया उत्पादकता को बढ़ाने में निम्न रूप में सहायता करती है। तो ऑप्शन अपघटक सूक्ष्म जीव का समुद्री सतह पर आना, दूसरा पोषक तत्वों का समुद्री सतह पर जमाव, तीसरा निचले स्तर के सूक्ष्म जीवों का ऊपरी स्तर पर आना। तो उपरोक्त दिए हुए कथनों में सत्य कौन सा है? 1 एवं 2, सिर्फ 2, या 2 एवं 3, या सिर्फ 3। इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन सत्य है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, यानी सिर्फ दूसरा ही इसका सही है। अगला है हमारे पर्यावरण के अजैविक तत्व हैं, कौन कौन से हैं? पौधे, जानवर, ए एवं बी दोनों, या फिर डी वायु। तो जो हमारे पर्यावरण के तत्व हैं वो हो जाएंगे हमारे वायु। अगला है अंतरिक्षयान में बनाया गया परितंत्र होता है, कैसा होता है? स्वनियंत्रित, कृत्रिम परितंत्र, जलीय तंत्र, या अंतरिक्ष परितंत्र। तो अंतरिक्षयान में बनाया गया परितंत्र कैसा होता है? तो जो इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाएगा, यानी कृत्रिम परितंत्र। अगला है हाइड्रोन एक पद्धति है जिसके अंतर्गत ऑप्शन है रोग मुक्त वातावरण में पौधों का विकास होता है, बी विलुप्त प्राय पौधों का संरक्षण, सी नियंत्रित जलवायु दशाओं में पौधों का विकास, डी उत्परिवर्तन। तो जो फाइटोन एक पद्धति है तो इसके अंतर्गत क्या होता है? तो इसके अंतर्गत होता है नियंत्रित जलवायु दशाओं में पौधों का विकास होता है। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक तंत्र के विकास की व्याख्या की जाती है, तो किससे की जाती है? ऑप्शन है तंत्र की कार्य प्रणाली के आधार पर की जाती है, या फिर उप विकास के आधार पर, सी है तंत्र के स्वसंतुलित विकास के आधार पर, या डी है उपरोक्त में से किसी के भी आधार पर नहीं। तो जो 64 का है तो विकास की व्याख्या की जाती है तंत्र के स्वसंतुलित विकास के आधार पर। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? ऑप्शन है हमारे ऑक्सीजन, या कार्बन डाइऑक्साइड, या हाइड्रोजन, या क्लोरोक्विन। जो प्रकाश संश्लेषण के समय ऑक्सीजन गैस उत्सर्जित होती है वो हमारी होती है ऑक्सीजन, ऑप्शन ए। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र प्राकृतिक है? ऑप्शन है हमारे गेहूं का खेत, आम के बाग, घास का स्थल, या एक्वेरियम। तो जो प्राकृतिक परितंत्र है वो कौन सा है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी घास का स्थल है जो ये प्राकृतिक परितंत्र है। अगला क्वेश्चन है दो जीव सबसे अच्छे मित्र हैं और साथ साथ रहते हैं, इनमें से एक आवास, जल तथा पोषक तत्व प्रदान करता है और जबकि दूसरा भोजन बनाता है एवं प्रदान करता है। तो जीवों के इस प्रकार के संबंध को क्या कहते हैं? ऑप्शन है हमारे स्वपोषण, बी है परजीविता, या सी है विषम पोषण, या डी है सहजीवन। तो जो इनका संबंध है ये क्या कहलाता है? तो जो
इस तरह का संबंध है, इसको हम कहते हैं सहजीवन संबंध। अगला है वह स्थान जहाँ छोटे जंतु जैसे दीमक, मक्खी, केंचुए आदि उनके स्वभाव के अनुसार पाले जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है हमारे जल जीवशाला, संग्रहालय, टेरेरियम या वन। तो इनको हम क्या कहते हैं? तो इनको हम कहते हैं टेरेरियम। ऑप्शन नंबर सी। अगला है पारितंत्र का गतिक हृदय कहलाता है। तो पारितंत्र का गतिक हृदय क्या कहलाता है? ऑप्शन है उत्पादक एवं ऊर्जा, बी उपभोक्ता एवं व खनिज चक्र, सी उत्पादक व खनिज चक्र, डी ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र। तो जो पारितंत्र होता है उसका गतिक चक्र कहलाता है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र। अगला है महाद्वीपों के अंतर्गत स्थलों का वार्षिक ताप परिसर तटीय क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होता है, इसका क्या कारण है? तो बताना। ऑप्शन है हमारे भूमि और जल के बीच तापीय अंतर, दूसरा है महाद्वीपों और महासागरों के बीच तुंगता में अंतर, ऑप्शन तीसरा है अंतः स्थलों में तेज पवनों की विद्यमानता, या चौथा है तटों की अपेक्षा अंतः स्थलों में होने वाली भारी वर्षा। इसमें कूद दिए गए हैं, इसमें बताना है कौन कौन सी हमारी सही हों। तो इसमें दिए हमारे ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी 1 और 2, ऑप्शन सी 2 और 3 और ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। तो इसमें बताना हमारा कौन सा सही होगा। तो इसमें केवल हमारा एक ही सही है, केवल एक, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाए। अगला है चरम समुदाय वाले पूर्ण पारिस्थितिक तंत्र की जातियों में विविधता अधिक होने के कारण प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में स्थिरता होती है। ऑप्शन है हमारे होम्योस्टेटिक क्रियाविधि में वृद्धि, बी है होम्योस्टेटिक क्रियाविधि में कमी, या सी होम्योस्टेटिक क्रियाविधि में उदासीनता, या डी उपरोक्त सभी। तो जो चरम समुदाय वाले पूर्ण पारिस्थितिक तंत्र की जातियां हैं तो उसमें विविधता स्थिरता होती है, तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? तो इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर ए है जो सही हो जाएगा, होम्योस्टेटिक क्रियाविधि में वृद्धि, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला है एक तालाब पारितंत्र में बड़ी मछलियाँ, कछुए, मेढक होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन है हमारे उत्पादक, अपघटक, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, या द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता। तो जो एक तालाब में मछलियाँ, कछुए, मेढक होते हैं तो उन्हें हम कहते हैं द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है जीवाणु एक्टिनोमाइसीज व कवक को क्या कहते हैं? ऑप्शन है भक्षपोषी, बी उपभोक्ता, सी अपघटक, डी प्राथमिक उपभोक्ता। तो जो हमारे जीवाणु एक्टिनोमाइसीज व कवक हैं उनको हम प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है जीवों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? ऑप्शन है हमारे ऑक्टोपस, डॉल्फिन, शार्क, बी है पेंगोलिन, कच्छप, बाज, सी है सालामेंडर, अजगर, कंगारू, डी है मेढक, केकड़ा, झींगा। तो जो जीवों के विकास के संदर्भ में अनुक्रम है वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी सालामेंडर, अजगर और कंगारू। अगला है पारितंत्र उत्पादकता के संदर्भ में समुद्री उत्प्रवाह अपवेलिंग क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये निम्नलिखित माध्यमों से समुद्री उत्पादकता बढ़ाते हैं। तो इसमें तर्क हैं अपघटक सूक्ष्म जीवों को सतह पर लाकर, या दूसरा है पोषकों को स्तर पर लाकर, तीसरा है अधः स्थलीय जीवों को सतह पर लाकर। तो इसमें कौन सा कथन सही है बताना है 75 का। तो इसमें जो हमारा है ऑप्शन नंबर बी, यानी केवल दूसरा ही कथन सत्य है। अगला है हमारा अपघटक किस पोषण स्तर के जीव हैं? तो ऑप्शन है पोषण स्तर फर्स्ट, पोषण स्तर सेकेंड, या पोषण स्तर थर्ड, या पोषण स्तर फोर्थ। तो जो अपघटक हैं हमारे वो पोषण स्तर 4 के जीव कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला है पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न डिजाइन क्या इंगित करते हैं, क्या बताते हैं? तो ऑप्शन है हमारे उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं, या बी परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं, या सी उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं, या डी उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें भी रहते हैं। तो ये हमें क्या इंगित करते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही हो जाएगा, यानी उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें भी
रहते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो बताना है। ऑप्शन है, पारिस्थितिकी विज्ञानों का केंद्र बेंगलुरु में है, भारतीय वन्य प्राणी संस्थान देहरादून या भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कोलकाता में है, और डी, हिमालय पर्यावरण एवं विकास अल्मोड़ा में है, अल्मोड़ा गोविंद बल्लभ पंत स्थान। तो इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन सुमेलित नहीं है। तो जिस ऑप्शन नंबर सी है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कोलकाता, ये हमारा गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है हमारे नागपुर में, पूना में, लखनऊ में या नई दिल्ली में। तो जो राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान है वो हमारा नागपुर में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। तो मित्रों, वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमसे जुड़ जाएं। धन्यवाद।